दोनों का एक ऐसा सुंदर गठबंधन था कि जिसने मेरे जीवन की राह को आसान भी किया। माता पिता की तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है, लेकिन एक उन्होंने मुझे जीवन जीने की कला भी सिखाई। और आप विश्वास करेंगी कि जब मैं अपनी शुरू की पढ़ाई कर रही थी, यानी जब से कलम पकड़ना, मतलब पेंसिल का रबर के बाद में हम लोगों ने जब कलम पकड़ना शुरू किया, तब से ब्रश, पेंटिंग और इन सब रुचियों के प्रति मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया। हाँ जी, जब हम लोग की गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो निटिंग करना, स्टिचिंग करना और कढ़ाइयाँ करना, और हर बार घर में जैसे ड्राइंग रूम तो तब इतने होते नहीं थे, एक ही कमरे को कभी वो बेडरूम बन जाता था, कभी ड्राइंग रूम बन जाता था, और वो भी जीवन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ, हालांकि एक बात आपकी सही है कि महिलाओं को अपने को हर जगह सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में हैं तो आपको किचन से बाहर निकल के अगर कुछ भी काम करना है तो आपको अपने को सिद्ध करना पड़ता है। आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे भी जो मानसिकता है वो अभी भी वही है कि अगर आप काम में एक्सपर्ट हैं या आप काम में दक्ष हैं तो आप क्यों हैं, आपको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। और अगर आप दक्ष नहीं हैं तो आपकी दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले 50 लोग। तो लेकिन मेरा मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि संघर्ष तो हर जगह रहा, और अपने को सिद्ध करने के लिए सरकारी विभाग में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे जीवन में अच्छे लोग मिले, और उसका एक कारण मैं जो समझती हूँ वो ये है कि मुझे पिता ने मेरे पंख दिए, और उस पंखों को जो मजबूती दी वो मेरे पति ने दी, और उसमें जो हवा भरी वो मेरे बेटे ने। तो मैं इस बात को बहुत, हो सकता है इसको आप स्त्री विमर्श से कुछ अलग हट के सोचें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई भाई, पिता या सहचर या मित्र, कोई ना कोई होता है। समाज से लड़ना थोड़ी है, हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना है। ना हमें पीछे चलना है, ना हमें आगे चलना है, हमें बराबर चलना है। एक साहित्यकार का दायित्व तो क्या है, हम साहित्यकार क्यों हैं? क्योंकि हमें समाज की जो सबके पास अपनी अनुभूतियाँ हैं। हमें कोई घटना घटती है, सबकी नहीं भी घटती है तो कहीं किसी घटना का कोई भाव होता है, तो हमारी अनुभूति अपनी होती है, और अनुभूति सबके पास है, अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम सबके पास नहीं होता। तो वो इसलिए हम लेखन कर रहे हैं, हमारी अनुभूति है, और जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो एक साहित्यकार का दायित्व समाज को दिशा देना भी होता है। नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं। इनका जन्म 15 मार्च 1967 को लखनऊ में हुआ। इन्होंने MA हिंदी और अर्थशास्त्र में किया है, साथ में LLB की है। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर, इस विषय पर इन्होंने PhD की है। इनकी 58 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और डॉक्टर अमिता दुबे की कहानियों का उड़िया, बंगला, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जिन्होंने बाल साहित्य में समझौते की दुनिया, राह मिल गई कहानी संग्रह, कलम से क्रांति, इन्होंने उपन्यास और काव्य संग्रह में भी अपना योगदान दिया है। उपन्यास उलझन, एकांतवासी, शत्रुघ्न, अमृतायन, काव्य संग्रह ये काश ही है, ऐसा मन करता है, कुछ तो बचा है, माँ हो जाना जैसी तमाम कहानियाँ लिखी हैं। इनकी तमाम पुरस्कृत कहानियाँ जैसे पुनर्वास को डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ कथाकृत सम्मान 2014 में मिला, दीपक सामन को राष्ट्र धर्म गौरव सम्मान 2016 में दिल्ली प्रेस द्वारा, वर्ष 2003 में आयोजित कहानी प्रतियोगिता में कितने अजनबी कहानी के लिए तत्कालीन महामहिम राज्यपाल आचार्य विष्णुकांत शास्त्री की उपस्थिति में 6 जून 2004 को सम्मानित किया गया, और अभी हाल में ही अपराजिता शक्ति सम्मान
2025 आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अमिता जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी। आपके इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। वो इसलिए क्योंकि जब एक रचनाकार का जीवन परिचय किसी पाठक द्वारा, किसी विद्वत पाठक द्वारा पढ़ा जाता है तो एक सुखद अनुभूति होती है और अपने जीवन की सार्थकता दृष्टिगत होती है। नहीं अमिता जी, आप तो इतनी विद्वान हैं और आपने इतनी 58 पुस्तकें लिखी हैं तो मामूली बात नहीं है। और आप हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए कैसा लगा? मुझे अगर मेरा निजी अनुभव कहें तो मैं बिना काम के रह ही नहीं सकती। और ये काम की आदत मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में डाली। जब मेरे पिताश्री कृष्ण कुमार अने जी और मेरी माँ श्रीमती पुष्पलता जी, दोनों का एक ऐसा सुंदर गठबंधन था कि जिसने मेरे जीवन की राह को आसान भी किया। माता पिता की तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है, लेकिन एक उन्होंने मुझे जीवन जीने की कला भी सिखाई। और आप विश्वास करेंगी कि जब मैं अपनी शुरू की पढ़ाई कर रही थी, यानी जब से कलम पकड़ना, मतलब पेंसिल का रबर के बाद में हम लोगों ने जब कलम पकड़ना शुरू किया, तब से ब्रश, पेंटिंग और इन सब रुचियों के प्रति मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया। हाँ जी, जब हम लोग की गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो निटिंग करना, स्टिचिंग करना और कढ़ाइयाँ करना। और हर बार घर में जैसे ड्राइंग रूम तो तब इतने होते नहीं थे, एक ही कमरे को कभी वो बेडरूम बन जाता था, कभी ड्राइंग रूम बन जाता था, और वो भी जीवन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो वही जीवन बहुत अच्छा था। तो उसमें जो है मेरे एक जैसे एग्ज़ाम का परीक्षाएं खत्म हुई और हम लोग छुट्टियों की तरफ आए, तो पहला ये होता था कि भाई मुझे क्रोशिया सीखनी है, तो मुझे जो है वो मैटी की कढ़ाई करनी है। तो कुछ ना कुछ वो रहता था कि जब ये छुट्टियां खत्म हो तो मुझे कुछ दिखाने को हो कि मैंने छुट्टियों में क्या किया। तो ये जो मेरी मेहनत करने की आदत है ना, ये मेरी माँ ने मुझे डाली और इसका प्रोत्साहन मेरे पिता ने किया। तो मेरे पिताजी का अपना प्रिंटिंग प्रेस था। अच्छा जी, तो उस प्रिंटिंग प्रेस में मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, तब से मैंने प्रूफ पढ़ना शुरू कर दिया। जब से शब्दों का ज्ञान हुआ तब से हिंदी, इंग्लिश, वो प्रूफ तो आप जानती हैं कि प्रेस जब होते हैं तो प्रूफ रीडिंग होती है। तो वो कोई बाहरी प्रूफ रीडर जब पढ़ के भी जाते थे तो वो देते थे कि तुम एक बार पढ़ के देखो, इसमें कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है। तो वो मेरी आदत पड़ी पढ़ने की और वो पढ़ना आगे बढ़ता गया। बहुत सारे पिताजी आपको पढ़ने दे रहे थे, तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि आप प्रधान संपादक होंगी, इसलिए कोई चीज़ जिंदगी में बेकार नहीं रहती होती। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं 18 साल की उम्र में मेरी माँ और पिताजी दोनों मिलकर प्रेस का कार्य देखते थे। मेरी माँ ने अपनी सारी पढ़ाई अपने विवाह के बाद की, कक्षा 10 पास थी। मेरे पिताजी ने उनको MA तक पढ़ाई कराई। और मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो छोटा सा था, 20 दिन का था। और मेरी माँ MA फाइनल का एग्ज़ाम देने कानपुर गई थी, कानपुर विश्वविद्यालय से। और मेरे पिताजी उस छोटे से बच्चे को लेके, हम तीनों बच्चों को लेके, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई, हम तीनों बच्चों को लेके सेंटर के बाहर बैठे रहते थे कि माँ पेपर दे के आएंगी 20 दिन का बच्चे के साथ। तो इतना ये मैं मेहनत की, एक तपस्वी जीवन उन लोगों का था और उस तपस्वी जीवन का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। तो इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, जिनके माता पिता इतने कर्मठ और वो होंगे तो उनके बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो हमारे अभी हमने बहुत सारी आपकी पुस्तकों के नाम लिए और उन पुस्तकों के नाम पढ़ने के बाद हमारी अंदर तो बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर इसमें क्या होगा। तो हमें लगता है हमारे दर्शक भी जरूर उसके प्रति उत्सुक होंगे। तो आप हमें एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई, अभी आपने बताया कि वो आपके परिवार से ही जो है शुरू हुई और उसी की देन है कि आपने जो प्रेस और उसमें आपने प्रूफ रीडिंग की थी, तो जहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गई। तो लेकिन आपकी जो पहली रचना थी वो आपने जो लिखी, तो वो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसे हम सभी अपने जब विद्यार्थी जीवन में होते हैं
हमारे स्कूल की एक मैगजीन छपती। मुझे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, अच्छा। राजेंद्र नगर ब्रांच से। और तब केवल अब तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बहुत प्रसार है, बहुत फैलाव है, लेकिन तब जो है वो केवल 3 ब्रांचेस ऐसी थी जहाँ पे हाई स्कूल था। बाकी कक्षा 8 तक ही थी, इंटर तब भी नहीं था। तो मैंने जब हाई स्कूल किया वहाँ से, तो हमारे जब मैं क्लास 8 में थी तो वहाँ स्कूल की मैगजीन छपती थी, वो बायलैंग्वेज मैगजीन सभी जगह छपती है। हाँ। तो उसके लिए मेरी जो हिंदी की टीचर थी वो उसकी संपादक थी, और उन्होंने कहा कि कुछ देना है इस पत्रिका के लिए, और ज्ञान की बातें भी दे सकते हो, कुछ कोटेशन छांट के दे सकते हो। तब मैंने पहली अपनी कविता लिखी थी जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी। दुर्भाग्य से वो कविता मेरे पास नहीं है, क्योंकि तब ओह! समझ ही नहीं थी हाँ। कि कविता या किसी रचना को संभालना कैसे है। और वो मैगजीन हो सकता है कि स्कूल में कहीं अब इतने, हाँ, लाइब्रेरी हो, लेकिन इतने सालों बाद कौन उसको, जब समझ आई तो वो कविता मेरे पास नहीं थी। लेकिन मैं एक बात और आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि जो मेरा जन्मदिन 15 मार्च है, और वो दिन होली वाला दिन है। अच्छा। जिस दिन होली जलती है उस दिन, और वो महादेवी वर्मा जी की का जन्म दिवस है। मैं बीए में पढ़ती थी इंटर पास करके। अभी तो अपनी शैक्षिक यात्रा के बारे में भी आपसे बात करूँगी, लेकिन जब मैं बीए में पढ़ती थी और बीए पार्ट 1 का मैंने एग्ज़ाम दिया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो महादेवी वर्मा जी, मैंने हिंदी विषय था मेरे पास, तो मैंने महादेवी वर्मा जी के ऊपर 3 लेख लिखे, 1, 2, 3 लेख लिखे, और एक यहाँ के आज अखबार में देने, ऐसे ही साइकिल चलाती थी मैं, बहुत साइकिल चलाई मैंने। साइकिल चलाते हुए आज अखबार में उसको दिया, स्वतंत्र भारत में और नवजीवन में। वो किसी को नहीं जानती थी, जाके संपादकीय विभाग में जो डेस्क रिपोर्टर्स होते हैं उनको दे दिया। और कोई बात नहीं, जैसे एक हफ्ता 10 दिन पहले दे आई, और जिस दिन वो होली का दिन था और उस दिन संडे था, तो मैगजीन जो प्रकाशित हुई तो तीनों अखबारों में वो लेख प्रकाशित था। और मेरा घर था वहाँ पे, मेरे जो हॉकर आते थे, अखबार लेके आते थे, उनका नाम जोशी जी था। तो वो, हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे, तो नीचे का फ्लोर हमारा था, ऊपर के फ्लोर पे हम लोग भी रहते थे। तो वो अपनी साइकिल पे, मेरी आदत सुबह उठने की थी, तो वो बाहर चबूतरे पे आके बैठ जाती थी और उनसे अखबार, तो वो जब ऊपर जाते थे तो वो ज़्यादातर जो है अपनी साइकिल खड़ी कर जाते थे। वो कहते थे बिटिया मेरी साइकिल देखे रहना, मैं अखबार डाल के आता हूँ। तो हमने उनसे पूछा अंकल, मैं ये आपकी इसमें अखबार देख लूँ, जागरण मेरे घर पे आता था, दैनिक जागरण, तो अखबार देख लूँ? कहते हाँ देख लो, अब तो खड़ा रखा ही है। तो मैंने देखा कि तीनों अखबारों में मेरा लेख था। तो मैंने उनसे कहा अंकल ये तीनों अखबार मुझे खरीदने हैं। तो कहने खरीदने नहीं, क्यों खरीदने हैं, 3 अखबार का क्या करूँगी, एक ही अखबार की खबरें तो सब में होती हैं। तो मैंने इसमें तीनों में मेरा लेख छपा है महादेवी वर्मा पर। तो उन्होंने कहा आज एक अखबार में छपा है, कभी वो समय आएगा जब पूरी दुनिया में छपेगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो, हालांकि वो कच्चा पक्का लेख हो सकता था, लेकिन उसको संपादकों ने स्थान दिया और वहीं से मेरा मनोबल बढ़ा। अच्छा, तो इससे आप इस लेख को अपना पहला भी मान सकते हैं? हाँ, पहला भी मान सकते हैं। और जिस हिंदी संस्थान में मैं बैठी हूँ, उसी हिंदी संस्थान के पहले ये सभागार नहीं होता था। यहाँ पे एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तकालय, जहाँ इस समय प्रेमचंद सभागार है, वहाँ पे वो था। तो वहाँ मुझे पहला पुरस्कार मिला अपने जीवन का। और तो मेरा विद्यार्थी जीवन था, और शायद ग्रेजुएशन का आखिरी साल, जिस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उस साल 2 साल का बीए था, उसके बाद फिर 3 साल का हो गया था। तो वो मेरी एक कविता पर मुझे वहाँ एक पेन पार्कर का मिला था। और तब मुझे भी नहीं पता था कि इसी हिंदी संस्थान में, इसी सभागार में मेरी आवाज़ मिलेगी, और इसी सभागार में, इसी हिंदी संस्थान के निर्माण में मेरे 1992 से आज तक की मेरी यात्रा है। 32-33 साल की यात्रा में मुझे बहुत सारी उपलब्धियाँ मिलेंगी, तो मुझे नहीं पता है। आपकी मेहनत है।
अच्छा एक बात बताइए अमिता जी कि कभी ऐसा महसूस आपने किया हो कि आपको महिला होने की वजह से आपको लेखन में या किसी इसके क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। नहीं। हाँ, मैं इस बात पे बहुत हालांकि एक बात आपकी सही है कि महिलाओं को अपने को हर जगह सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में हैं तो आपको किचन से बाहर निकल के अगर कुछ भी काम करना है तो आपको अपने को सिद्ध करना पड़ता है। आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे भी जो मानसिकता है वो अभी भी वही है कि अगर आप काम में एक्सपर्ट हैं या आप काम में दक्ष हैं तो आप क्यों हैं, आपको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं है। और अगर आप दक्ष नहीं हैं तो आपकी दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले 50 लोग हैं। तो लेकिन मेरा मैं अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि संघर्ष तो हर जगह रहा और अपने को सिद्ध करने के लिए सरकारी विभाग में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपकी प्रशंसा करने वाले अगर 10 लोग होते हैं कार्यालय में तो 50 लोग आपकी निंदा करने वाले भी होते हैं, जिसको अगर कहा जाए कि आपकी टांग खिंचाई करने वाले भी लोग बहुत होते हैं। यही भावना सबके साथ रहती है, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे जीवन में अच्छे लोग मिले और उसका एक कारण मैं जो समझती हूँ वो ये है कि मुझे पिता ने मेरे पंख दिए और उस पंखों को जो मजबूती दी वो मेरे पति ने दी और उसमें जो हवा भरी वो मेरे बेटे ने। तो मैं इस बात को बहुत हो सकता है इसको आप स्त्री विमर्श से कुछ अलग हट के सोचें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई भाई, पिता या सहचर या मित्र कोई ना कोई होता है। बिल्कुल। जब हम खड़े होते हैं तो हम खड़े होते समय अपने एक व्यक्तित्व के साथ खड़े होते हैं और जब अगर मेरी एक किताब है जिसका आपने जिक्र भी किया, माँ जाना, मुझे लगता है स्त्री का सबसे सुंदर रूप माँ होने में ही है। मुझे लगता है कि एक स्त्री जन्म से ही माँ होती है और वो सृजन की दिशा में इसीलिए आगे बढ़ पाती है क्योंकि उसमें मातृत्व का भाव हमेशा बिना किसी के सपोर्ट के तो आगे बढ़ना थोड़ा। हाँ, और नहीं हमें क्यों समाज से लड़ना थोड़ी है, हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना है। ना हमें पीछे चलना है ना हमें आगे चलना है, हमें बराबर चलना है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी 58 पुस्तकें आई हैं, आपने 58 पुस्तकें ली, जबकि अब आजकल डिजिटल एक तो सब कुछ हो रहा है, दूसरी बात युवा पीढ़ी तो हिंदी साहित्य से बहुत दूर होती जा रही है। और तो आप क्या वजह मानती हैं इस बात की कि युवा पीढ़ी इतना दूर हो रही है? देखिए ऐसा है ना कि हम लोगों ने युवा पीढ़ी को खुद दूर किया है साहित्य से, क्योंकि हमारा सृजन जो है वो केवल अपने तक सीमित नहीं होता। हम जब समाज को लेके तो क्यों कोई हमें पढ़े क्यों, जब उसे कुछ मिलेगा तब तो कोई पढ़ेगा ना। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी बिल्कुल साहित्य से विलग हो रही है, क्योंकि अगर आज के बच्चों को आप देखिए तो अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी हिंदी पढ़ते हैं, अगर वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने की अब हालांकि माध्यम बदल गए हैं। हम लोगों को जैसे किताब से पढ़ने की आदत थी बचपन से और आज तक भी है, हमें अभी भी बहुत सहज नहीं होता कि हम कोई PDF भेज दें तो हम उसको पढ़ लेंगे। और अगर PDF किसी ने भेजा है तो मुझे लगेगा कि मैं इसका प्रिंट निकालवा लूँ, हाँ, या प्रिंट मंगा लूँ, या प्रिंट जैसे बहुत सारी किताबों पर कभी किसी का बोलने के लिए या आमंत्रित करते हैं लोग और PDF भेज देते तो मुझे बहुत सहजता नहीं होती। लेकिन आज के समय में PDF से बच्चे बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई साहित्य से दूर हो रहे हैं, उनके पढ़ने के तरीके, पढ़ने के भाव बदल रहे हैं। और जैसे अभी मैं अपना अनुभव बताऊं कि मुझे पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे ऊपर कई सारे शोध ग्रंथ हुए हैं, तो MA के विद्यार्थियों ने भी मेरी कई किताबों पर अपने जैसे MA का जो चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होता है उसमें एक प्रेजेंटेशन उन लोगों को देना होता है लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत करने में। मेरी कई सारी किताबों पर बच्चों ने काम किया है, धनु के रंग पर, माँ हो जाना पर, और
एकांतवासी शत्रुघ्न पर, तो अलग अलग सुखमणि पर, तो अलग अलग इस तरह के जो जब बच्चे वो पढ़ते हैं, और वो ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनका मीडियम हिंदी मीडियम होता है, अपने गांव के आसपास के शहरों से आए हुए बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में काम करते हुए, तो वो थोड़ा पहले झिझकते हैं, उसके बाद फिर उनकी जब झिझक होती है तो वो फिर उन्मुक्त होकर करते हैं। अच्छा अमृता जी, एक बताइए, आप लेखन में हैं और अच्छी साहित्यकार हैं, तो आप इसको अपनी साधना मानती हैं या समाज के प्रति जिम्मेदारी? हम समाज के प्रति जिम्मेदारी, और उसमें वो साधना तो अपने आप ही हो जाती है जब हम जिम्मेदारी के भाव में आ जाते हैं। ये मेरा सोचना ये है कि एक साहित्यकार का दायित्व क्या है, हम साहित्यकार क्यों हैं, क्योंकि हमें समाज की जो सबके पास अपनी अनुभूतियाँ हैं, हमें कोई घटना घटती है, सबकी नई भी घटती है, तो कहीं किसी घटना का कोई भाव होता है, तो हम हमारी अनुभूति अपनी होती है, और अनुभूति सबके पास है, अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम सबके पास नहीं होता, तो वो इसलिए हम लेखन कर रहे हैं, हमारी अनुभूति है, और जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो एक साहित्यकार का दायित्व समाज को दिशा देना भी होता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हम किसी, जैसे बहुत लोग कहते हैं यथार्थ लेखन होना चाहिए, यथार्थ घटनाएं होनी चाहिए, यथार्थपरक लेखन में, तो मेरा दृढ़ मानना है कि अगर आप कीचड़ से भला एक तालाब है और उसमें पैर डालेंगे तो चींटियाँ हमारे पास भी आएंगी, तो हमें क्या होगा कि हम दूसरे को बताएंगे कि उस तालाब के पास मत जाओ क्योंकि वहाँ चींटे अपने ऊपर आने वाले हैं, तो हमें उस तालाब से बच के जाना है। तो मेरा कहना ये है कि साहित्यकार का काम केवल समस्याओं को दिखाना ही नहीं है, वो समस्याओं से कैसे जूझा जाए, कैसे उसके समाधान के तरफ हम कैसे जाएं या कैसे बच के निकला जाए, उस पर बताना हमारा वो है। एक मैं अपनी कहानी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, वो कहानी बहुत लोगों ने पसंद की, उसका नाम है पेइंग गेस्ट। जैसे आज के समय में लड़के और लड़कियाँ उस तरह विवाह नहीं करना चाहते कि पारंपरिक विवाह की तरह कि भाई भले ही उनकी अपनी कोई पसंद ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर माता पिता भी कोई रिश्ता तय कर रहे हैं तो हम पहले आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, और ये सही भी है। क्योंकि आज का समय परिपक्व बच्चे हो जाते हैं तब उनकी शादी ब्याह होता है, वो समय नहीं रह गया कि 18-20 साल की लड़की है और 22-23 साल का लड़का है और शादी हो गई, पूरा पता ही नहीं है, पौध नहीं पेड़ लगाए, हाँ पौध नहीं पेड़ लगाए, तो पेड़ों को हाँ लगना मुश्किल है, लगना मुश्किल, पौध तो लग जाएगा, पौध तो कहीं भी लग जाती है, पौध तो आप अपने गमले में लगाएंगे तो भी लग जाएगी, पार्क में लगाएंगे तो भी लग जाएगी, लेकिन पेड़ हर जगह, पेड़ एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो उसमें ऐसा कि जैसे बहुत सारे माता पिता से बात हुई या मेरे भी बच्चे हैं उनके और दोस्तों के बारे में बात हुई, तो मेरे मन में कहानी ने जन्म लिया कि जैसे बोलते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ आदतों के बारे में कैसे जानेंगे। आप लोग तो कहती हैं कि 2 मिनट में देख के किसी को चाय का कप लेके कोई आया या उसके या बगल के कमरे में बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर लो और फाइनल कर दो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे की आदतें कैसे जानेंगे। तो इसलिए बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप के बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, मैंने उसका एक समाधान पेइंग गेस्ट के रूप में दिया। कि मतलब एक लड़की के परिवार में वो कहानी इस तरह है कि वो लड़की शादी करने को जल्दी जल्दी तैयार नहीं होती है, उसकी माँ परेशान होती है कि उसका कैसे ये मेरी उम्र में, ये इसकी उम्र में तो आते आते मेरे तो ये हो भी गई थी और मैं नौकरी भी करती थी और ये अभी अपने को पता नहीं क्या समझती है कि नकचढ़ी है, ये कहीं जाएगी तो इकलौता बच्चा है तो वो बहुत नकचढ़ी है और कैसे करेगी, कैसे समाधान क्या होगा, इसके ज़िंदगी में क्या होगा, माँ चिंता करती है। तो वो लड़की और उसके पिता मिलके ये कहते हैं कि भाई एक दूसरे को जानने समझने के लिए जिस लड़के को वो पसंद करती है या जो उसके लिए चुना जाता है उसका ट्रांसफ़र उसी के शहर में हो जाता है, तो भाई कुछ दिन आके हमारे घर में रहोगे पेइंग गेस्ट के रूप में, एक दूसरे को जानो समझो, अगर समझ में आ जाए तो शादी करो। और तो वो कहती है कि वो उसकी माँ होती कहती है अगर ना समझ में आएगा तो कहने की तो वो आओ अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो लिव इन रिलेशनशिप से बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से तो ये पेइंग गेस्ट वाला फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है, बहुत कामयाब भी है। हाँ,
कि जिससे देखिए क्या है कि आज के समय में जितनी शादियां हो रही हैं उसने ही तलाक की संभावनाएं भी बढ़ी ना भी अगर मान लीजिए कानूनी रूप से तलाक नहीं भी हो रहा है तो साल 2 साल 4 साल रहने के बाद लड़कियां मायके आ जा रही हैं या लड़के अलग कमरे में सो रहे हैं, लड़कियां अलग कमरे में सो रही, पति पत्नी वाला संबंध ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि साहित्यकारों को केवल यही नहीं कि एक झंडा बरदार स्त्री बन के कि वो स्त्री दबाई जा रही है, स्त्री का प्रतिक्रिया है, इस तरह की समस्याओं पर भी हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। मतलब प्रेम पे कविताएं लिखनी चाहिए, कहानियाँ लिखनी चाहिए। और जब हम ऐसे समाज में जहाँ रिश्तों का क्षरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे परिवारों की संख्या भी तो सीमित होती चली जा रही है, रिश्ते भी तो खत्म हो रहे हैं ना। अब आज के बच्चे जब एक बच्चा है तो वो बुआ मौसी चाचा चाची का रिश्ता बुआ का रिश्ता क्या जाएगा। इतने 6 मामा होते थे, हाँ तो सबका प्रेशर होता था, अब एक नहीं होता। और दूसरा हम लोगों ने ये हमारी जो पीढ़ी है ना, हमारी और आपकी पीढ़ी, ये ऐसी पीढ़ी है जो जिसने अपनी पीछे की पीढ़ी की बातें भी सुनी है और आगे की पीढ़ी की बातों के साथ भी तालमेल मिलाया है। तो हम लोग तो ऐसी जगह पे खड़े हैं, नाती पोतों की सुन रहे हैं। हाँ। और देखिए आजकल के बच्चे बहुत आगे भी हैं। आगे हमारा 4 साल का पोता है, उस दिन उसने मुझसे कहा कि दादी मैं जो केक पे मोमबत्ती बुझाता है उसकी मैं केक नहीं खाता। मैंने कहा बोला उसमें उनका थूक दिया जाता है। हाँ बताइए, मतलब बच्ची की आप हाँ। ये देखिए लॉजिक तो है और लॉजिक भी है और दूसरी बात ये वो अवेयर भी बहुत हाँ। है अपने बातों को लेके बहुत। तो हमारी पीढ़ी ऐसी है ना कि जिसने हम ऐसे पुल पे खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक इधर जाता है एक उधर जाता है और हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ हमें खड़ा ही रहना है क्योंकि हमें अपनी पिछली पीढ़ी के साथ भी तालमेल बिठाना है और हमें अपनी आगे वाली पीढ़ी के साथ भी हम लोग तो काफी पीछे बैलगाड़ी के पास से चल के हाँ, यहाँ तक आए हैं और हमें हवाई जहाज तक आए हैं और हमें हवाई जहाज पर भी चलना है और बैलगाड़ी के खटखट को भी सुनना है। तो ये आपकी अंतर ये बात हमें ये बार बार पूरे रही और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि जब आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं और तो कोई ऐसी पुस्तक जिसे लिखते लोग आप खुद भी भावुक हो गई। बहुत सारी कहानियाँ मेरी ऐसी होती हैं कि अगर मैं उन्हें कहीं मुझे वाचन करना पड़े तो मेरी आवाज़ भारी हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा मेरा मैं आपको अपने लेखन की कुछ स्थितियाँ बताती हूँ कि मेरी एक कहानी सुखमनी नाम से, ये बहुत मेरी भाग्यशाली पुस्तक रही जिसे 2016 में प्रकाशित हुई, सुखमनी कहानी संग्रह। इसमें मेरी 10 ऐसी कहानियाँ संकलित हैं जो विभिन्न कहानी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुई। हालांकि उसमें 18 कहानियाँ हैं। अच्छा जी। और 10 पुरस्कृत कहानियाँ उसमें संकलित हैं और इस पूरी कहानी संग्रह को मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी से गजानन माधव मुक्तिबोध सम्मान मिला जिन पर मैंने शोध कार्य किया। अरे वाह। तो वो कहानी विदा के लिए वहाँ मुक्तिबोध सम्मान दिया जाता है और वो सम्मान मेरी कृति को मिला, सुखमनी को। और सुखमनी इतनी भाग्यशाली कृति है कि इसका मराठी अनुवाद हुआ। ये सारी कहानियाँ इसकी कई भाषाओं में आपकी मेरी और मेरी 2 कविता संग्रह का अनुवाद उड़िया उसमें डोगरी में हुआ। और अभी एक आपको और मैं आपके इस माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मेरा एक उपन्यास है एकांतवासी शत्रुघ्न। अच्छा। जो रामकथा में शत्रुघ्न पात्र जिसको कि लगभग उपेक्षित पात्र कह सकते हैं हम, कि वाल्मीकि जी ने भी जो छेपक उनका है उत्तर रामायण उसमें शत्रुघ्न का कुछ चरित्र दिखाई देता है। बाकी तुलसीदास की रामचरितमानस में भी और अन्य रामायणों में भी नहीं राम, हाँ उसमें उनके बारे में केवल जब भी बात होती है तो भरत और शत्रुघ्न की बात होती है कि भरत के साथ शत्रुघ्न निहाल गए, भरत के साथ जब इन लोगों का नामकरण होता है। तो लेकिन मैंने कोरोना के समय में अपने एकांत को, अपने परिवार के एकांत को, अपने समाज के एकांत को शत्रुघ्न के एकांत में चुना और तो उसका नाम एकांतवासी शत्रुघ्न है। तो इसका भी तेलुगु में अनुवाद हुआ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब आपकी कोई कहानी या किसी भी उसका अनुवाद होता है
तो क्या उसका भाव भी बदल जाता है? नहीं, भाव तो नहीं बदलता, लेकिन जैसे मैंने अब हम मराठी की बात मैं करूँ, क्योंकि मराठी एक ऐसी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ने का प्रयास किया। हालांकि तेलुगु को तो उसकी लिपि ही अलग है, हाँ पढ़ नहीं सकते, लेकिन मराठी और डोगरी ऐसी है कि जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, हाँ, क्योंकि देवनागरी लिपि में। तो जैसे मेरी सुखमनी 128 पेज की थी, और जो वो मराठी की सुखमनी आई वो 220 पेज की आई। अच्छा, हाँ, तो वो एक तो कुछ उन्होंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा लगाया, लेकिन जो भाव है, जैसे हमारे यहाँ हमने एक शब्द का प्रयोग किया, उस भाव को उन्होंने विस्तार से दिया। अच्छा। मतलब जैसे और उसमें भी एक मजेदार बात बताओ, आपने बात पूछी है तो बताऊँ कि वो जो अनुवादक थी सुनीता पाटिल जी, एक दिन उनका फोन आया, कहने लगे अमिता जी आपसे मुझे एक बात करनी है, तो बताइए। तो कहने लगे आपकी सुखमनी कहानी में एक वाक्य आया है, आओ जी चाय पी के जाओ जी, परोठे खा के जाओ जी, आओ जी। वास्तव में ये कहानी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सामने एक ढाबे से शुरू होती है। तो वहाँ वो जो सरदार सरदारनी हैं वो पराठे बनाते हैं, सरदार जी आवाज़ लगाते हैं एक विषय, और ये सच्ची आवाज़ है। हम और मेरे पतिदेव और हमारे बच्चे हम लोग गए थे, तो वहाँ उस ढाबे में हम लोगों ने चाय भी पी थी और पराठे भी खाए थे। तो उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और डायलॉग भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मराठी में हम इसको कैसे कह सकते हैं। इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मराठी में कैसे कहूँ। हमने कहा आप मराठी में भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में भी नहीं कहा है। ये इसका जो भाव है वो पंजाबी है और इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो जो आपने कहा ना कि भाव बदलता है, ऐसा भाव नहीं बदलता, लेकिन शब्द विन्यास बदलता है। और ज़्यादा एक अपनी भारतीय भाषाओं में सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे बहुत सारे शब्द अगर हम पढ़ना, हम लोग अगर गुजराती, मराठी या जो भाषाएं, तेलुगु की बात अलग है कि वहाँ पे भी, वहाँ तो संस्कृत, तमिल और तेलुगु तो संस्कृत बेस्ड भाषाएं ही हैं, लेकिन जो और भाषाएं हैं उनमें बहुत सारे शब्द हिंदी के मिलते हैं और हिंदी के शब्द उसमें आते हैं। आपको इतने सारे सम्मान मिले हैं, तो आपको उसमें से कौन सा ऐसा सम्मान है जिसे पाके आप बहुत खुश हैं, लगाओ ये मिल गया मुझे? हाँ, ये मैं जैसे अभी जिस सम्मान की मैंने बात की सुखमनी के लिए, तो वैसे तो सभी सम्मान बहुत प्रिय भी होते हैं और एक उपलब्धि परक होते हैं और जिम्मेदारी का भाव देते हैं, लेकिन जब मुझे जिन पर मैंने शोध किया, जिनको पढ़ते हुए मैंने कविताओं को करने का, कविताओं को समझने का भाव सीखा, ऐसे गजानन माधव मूर्ति जी के नाम का जब मुझे सम्मान मिला, तो मुझे लगा कि मेरी लेखनी कुछ सार्थक हुई। शोध किया था जी, हाँ, उन पर शोध किया, उन्हीं के नाम का सम्मान, पहचान मिली, पहचान बहुत बड़ी बात जी, बहुत बिल्कुल बात सही। अच्छा, आज के जो युवा लेखक हैं जो हिंदी लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जो देखिए, मैं आज के समय में हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा और बहुत सारे हमारे पास माध्यम हैं, तो जो हमें थोड़ा सा धैर्यहीनता ने इन माध्यमों को दिए, धैर्यहीन हो गए। हमने 2 पंक्तियाँ लिखी, हमने उसको तुरंत अपनी वॉल पर पोस्ट की, फेसबुक पर पोस्ट की, व्हाट्सएप पर पोस्ट की, और हमें लाइक वाइक और सब ताली और सब मिलने लगा। हमने समझा कि हमारी पंक्तियाँ सार्थक हो गई हैं। लेकिन मैं आज तक, मैं अपनी बता रही हूँ कि, और वही बात मैं आपको युवाओं से भी अनुरोध करना चाहती हूँ, एक संपादक के नाते भी। मैं 2 पत्रिकाओं का संपादन करती हूँ और एक बच्चों की पत्रिका है और एक बड़ों की पत्रिका है। तो मैं संपादक होने के नाते भी ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें जो है, जब हम कोई रचना करते हैं, मैं अपनी भी बात करूँ कि मैंने जैसे मान लीजिए कोई कविता की या कोई कहानी लिखी, आलोचनात्मक लेख की बात अलग है, क्योंकि वो तो दूसरी तरह का लेखन होता है, उसमें आप किसी की रचना पर, किसी भाव पर बात करते हैं, लेकिन मैं सृजनात्मक लेखन की बात करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी रचना के साथ होते हैं तो हम उसके मोह में आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, और वो मोह जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो मैं तो अपनी रचनाओं को, जैसे मैंने मान लीजिए अभी मैंने आपको, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने बताया कि कुछ प्रेम कहानियाँ मैंने लिखी हैं, कविताएँ लिख रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं तो अपनी कहानियों को 20-22 दिन के लिए छोड़ देती हूँ,
उसके बाद 20-22 दिन बाद जब मैं उसको उठाती हूँ तो मैं एक पाठक की तरह, एक संपादक की तरह उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि उस समय तक मेरे दिमाग से वो चरित्र हट चुके होते हैं, उनकी घटनाएं, उनकी बातें, वो चरित्र जो तो हम लोग किसी पात्र को गढ़ते हैं, परिस्थितियों को गढ़ते हैं, तो उस समय तक वो सारी परिस्थितियाँ और वो सारे भाव दिमाग से हट चुके होते हैं। तो जब मैं उसे पढ़ती हूँ तो मैं उसे अपनी रचना समझ के नहीं पढ़ती हूँ, मैं किसी दूसरे की रचना समझ के पढ़ती हूँ और फिर उसको संपादित करती हूँ, और कभी कभी तो यथावत रहती है, कभी कभी उसमें परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रही हैं। हमने भी, हमारी भी 3 पुस्तकें आई हैं, तो अभी थोड़े दिनों बाद हमने अपनी जो एक किताब थी एहसास, उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ी हैं, तो बल्कि हमारे कोई आया था, उसने हमसे कहा कि आपकी एहसास बहुत अच्छी है, अच्छी है, और तो उसकी चर्चा की, तो हम एक दिन बैठे बैठे पढ़ने लगे, पढ़ के मुझे लगी, हमने लिखा इतना अच्छा लिखा था। हाँ, यही कहती कि फिर हमने पलट लिखा, हम ही ने लिखा था। तो अब क्या है ना तो कि फर्क पड़ता है, और जब वैसे लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम खुद ही बार बार उसको ठीक भी कर रहे होते हैं, क्योंकि लगता है नहीं ये यहाँ नहीं, ये होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब कई बार उसके बाद जब चीज़ आती है निकल के, हाँ, तो अच्छा फिर वो बहुत अच्छा, अच्छी जब होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो उसको तुरंत प्रतिक्रिया के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसमें संशोधन नहीं करते, और क्योंकि उसी हाँ। पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये और संशोधन बहुत जरूरी, संशोधन बहुत क्योंकि जरूरी वो तो मांगता और ही है। जब तक देखिए हम अपनी पांडुलिपि तैयार करें और आपको दे दें कि स्मिता जी मेरी इस पांडुलिपि पर करेक्शन कर दीजिए, तो आप अपनी पांडुलिपि तैयार करें और हमको कहें स्मिता जी इस पर संशोधन कर दीजिए, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एक लेखक जब उसका संशोधन करता है, उसके अपने भाव भाव उसके होते हैं। विचार होते हैं, क्या उसने लिखना चाहा। आपने जो लिखा है वो भाव मैंने एक पाठक के रूप में ग्रहण किया ना, हमने एक लेखक के रूप में नहीं ग्रहण किया उसको। तो इसलिए एक मैं युवा रचनाकारों से अनुरोध भी करती हूँ कि उनको अपनी रचनाओं के साथ में एक तारतम्य बनाना चाहिए और अपनी रचनाओं को एक पाठक की तरह भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। आपने कई बच्चों की कहानियाँ भी लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखते समय आपको सामने कुछ चुनौती? हाँ, बच्चों के लिए देखिए मैं बताऊँ, अब आज के बच्चे, चाहे अभी आप जैसे अपने पोते की बात कर रही थी, मैं भी अपने नाती, मेरा 6 साल का नाती है, बहुत उनके पास प्रश्नों का भंडार रहता है, और हमारे पास भी प्रश्न होते थे जब हम छोटे होते थे, लेकिन हमको प्रश्न करने का साहस नहीं था, पूछने का कोई वही नहीं था, पूछ नहीं सकते थे। हाँ, साहस नहीं था, थे खाली सुनना होता था हम लोग के ज़माने में। हम लोग के ज़माने में, और बहुत सारे मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता से मेरा बहुत स्नेह रहा, मैं अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से अटैच थी, वो तो जो बात मैं माँ से भी नहीं कह पाती थी पिता से कह लेती थी। हाँ, तो लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारी पीढ़ी के ऐसे भी थे कि पिताजी की आवाज़ सुन के बच्चे अंदर कमरों में चले जाया करते थे। तो आज के बच्चे बहुत उनके पास, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊँ, मेरा नाती है तो उस पर सरस्वती पूजा हुई है, तो वो उसको मैं गोरखपुर गई थी, तो वहाँ से गोरखनाथ मंदिर से एक सरस्वती जी की मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी, बड़ी सुंदर सी, तो 2 लाई, एक अपने लिए लाई, एक उसके लिए लाई। तो उसने अपनी मेज पर उसको रखा हुआ, स्कूल जाता है तो वो उसके चरण स्पर्श करके जाता है, ये उसके संस्कारों में है। तो मेरी बेटी ने उससे कहा कि आज जो है पीले कपड़े पहन के तुमको स्कूल जाना है, तुम्हारी मैम ने कहा है कि सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है। तो उसने कहा कि बेटी ने पूछा कि तुम जानते हो, ये 2 साल पहले की बात है, अब वो 6 साल का है, जब वो 3-4 साल का था तो स्कूल जाना शुरू किया था। तो उसने कहा कि तुम जानते हो कि सरस्वती पूजा, सरस्वती माता कौन है ना? हाँ मुझे पता है, बता दिया उसने। उसके बाद उसने कहा कि वो हंस पर बैठती हैं, तो और तो कह रहा मम्मा उनके पास मोर भी होता है। तो बेटी ने कहा तुमको कैसे पता? तो कह रहा कि मुझे नानी ने बताया था कि उनके पास मोर भी होता है, अगर तुमको विश्वास नहीं आ रहा तो गूगल कर लो। तो आज के जो आप कह रही है ना कि बाल साहित्य लिखते समय हम लोग कोई गूगल कर लेगा, इस भाव पे भी सजग होना पड़ेगा। बच्चों की मतलब इतनी वजह से उसने बोला कि अगर नहीं, वही बात है, जैसे हम लोग को किसी बात के लिए मना कर दिया जाता है, ऐसे हम लोग मान लें, लेकिन अगर हम अपने पोते को मना करें तो वो कहता है मैं चेक करूँ। हाँ मैं चेक करूँ, बिना चेक किए नहीं मानेंगे। और वही बात है उनकी। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको अमिता जी आज के भारत पे कोई पुस्तक लिखनी होगी तो उसका क्या शीर्षक देंगे आप? आज के भारत पे अगर मुझे कोई पुस्तक लिखनी होगी
तो मुझे लगता है मुझे विवेकानंद का भारत दिखाई देता है नहीं? विवेकानंद का भारत दिखाई देता है, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी ज्ञान परंपरा के लिए हमेशा जाना जाएगा। वही भारत फिर से जग रहा है और ये भारत कहीं छुपा नहीं है। बिल्कुल नहीं छुपा था। ये भारत में, हाँ ये अलग बात है कि तब हम इतने जागरूक नहीं थे और ना हमारे पास इतने अपने को जताने के इतने साधन भी नहीं थे। अब साधन है ना, अब हम बैठ के यहाँ देखिए बातचीत कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई एस्ट्रोनॉट जा रहा है तो उसकी लॉन्चिंग देख रहे हैं, वो वहाँ से अपनी माँ को फोटो दिखा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, उसकी माँ ही नहीं देख रही, हम सब देख रहे हैं, सब इन्वॉल्व हैं। हाँ सब इन्वॉल्व हैं। या छोटी सी कोई घटना हो रही है तो वो महीनों तक चल रही है चैनल्स पे उस पर। तो ये अब हमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारत की परिकल्पना अमेरिका में शिकागो में विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो वो जो भाइयों और बहनों वहाँ से शुरू हुआ ना, वो भाइयों और बहनों आज भी। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, आपने बाल साहित्य, उपन्यास और काव्य तीनों नामों लिखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सी विधा पसंद है? मुझसे मेरी कहानियाँ लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे जो संतुष्टि, देखिए कोई भी साहित्यकार, जैसे आपने पूछा कि पहली रचना किसको कहेंगी, तो पहली रचना शायद सबकी कविता के भाव में, क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है ना, तो वो पहली पंक्तियाँ तो शायद मुझे लगता है कि कविता की ही आगे आती हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे तो मेरी अच्छी अभिव्यक्ति कहानी में होती है, और उपन्यास को तो मैं कहानी का विस्तार मानती हूँ। और बच्चों के लिए जो बाल साहित्य सृजन जो लोग कर रहे हैं, उनको भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि आज का समय केवल परिकथाओं का समय नहीं रह गया है। आज के बच्चे हम सबसे ज़्यादा जानकार हैं, तो हमें बच्चों के बारे में लिखते समय उनके बराबर पे आके जानकारी लिखना पड़ेगा। ठीक बात है, आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा वो है। डॉक्टर साहब, एक बात हम भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी जो कहानी के पात्र होते हैं वो काल्पनिक है कि कुछ कभी कभी वास्तविक? नहीं, ज़्यादातर वास्तविक, ज़्यादातर कहीं ना कहीं से, भले ही पूरी घटनाएं मैं एक अपनी भले ही पूरी घटनाएं जो हैं वो वास्तविक नहीं होती, क्योंकि कल्पना का रंग तो उसमें भरना ही होता है। अगर वही बात मैंने कही ना तो कि वो कीचड़ का तालाब है और हम पैर रखेंगे तो छींटे पड़ेंगी, तो मेरे लेखन में आपको सकारात्मकता मिलेगी, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक अपनी कहानी के बारे में बताती हूँ। वो कहानी पुरस्कृत कहानियों में से एक है, तो वो कहानी का शीर्षक है डर। और वो एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको कि केमिस्ट्री की लेक्चरर थी और उसको उसके हस्बैंड ने जला के मार दिया। तो ये कहानी एक वास्तविक घटना पे आधारित थी, और उस कहानी को लिखने में मुझे 1 साल का समय लग गया, क्योंकि जब भी मैं उसका अंत करने की सोचती थी तो मुझे लगता था वो लड़की पहचान ली जाएगी, और वो लड़की पहचानी नहीं जानी चाहिए। हमें समाज को संदेश देना चाहिए, लेकिन किसी के जीवन को इस तरह उभारना भी नहीं चाहिए कि वो पहचान नहीं जाए। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे हमेशा लगा कि ये लेकिन उसके जीवन से मुझे कुछ लिखना भी था, तो फिर उसको मुझे 1 साल लगा कहानी का अंत करने में, क्योंकि जहाँ मैं उसको किसी दूसरी दिशा में ले जाती थी वहाँ लगता था कि अरे ये तो बड़ा निजी हो रहा है, ये तो बहुत निजी हो रहा है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लेखन में जब आते हैं तो हम घटनाओं से प्रभावित होते हैं, और वो घटनाएं आपकी जो पुस्तकें हैं, राह मिल गई, इनका शीर्षक समझौते की दुनिया, ये जो शीर्षक है ये इन्होंने हमारे भी मन में बहुत उथल-पुथल की है कि इसमें इसकी विषय वस्तु क्या होगी। और हमें लगता है हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि इनमें इनका विषय वस्तु क्या है। ये बच्चों के लिए कहानियाँ हैं, और ये उन बच्चों के लिए जो जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं, कि जिनके मन के द्वंद्व होते हैं, और वो अपने मन के द्वंद्व अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से कहते कहते भी आपस में सिर जोड़ के बैठे हैं, लेकिन
द्वंद्वों से उलझ रहे हैं और अपने बड़ों से कहने में हिचकते हैं। और धीरे धीरे ये ज़्यादातर कहानियाँ जो मेरी बाल कहानियाँ या किशोर वय को की कहानियाँ हैं, तो वो मेरे बच्चों के अनुभवों, मतलब वो मेरे बच्चे मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे। उनके वो मेरे एक बेटी एक बेटा मेरे, और मेरे देवर की एक बेटी और एक बेटा। तो मेरे घर में 4 बच्चे थे और चारों के अपने अपने अनुभव होते थे, स्कूल की बातें, अपने दोस्तों की बातें, कभी किसी की बातें। कि एक बार मेरी बेटी की एक दोस्त थी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी और उसकी स्टेप मदर थी, वो पता नहीं उस लड़की ने रेल लाइन पे सामने लेट गई। तो मेरी बेटी को इस बात ने बहुत हेल्प किया, तो उसको भी किया था, उसके और दोस्तों को भी किया था। तो एक दिन मुझे उन सबको बुला के एक पार्टी भी करनी पड़ी थी कि भाई तुम लोग उस दुख से आगे बढ़ो। और तब उनको तो ये इस तरह से कई सारे विचार मेरे मन में आए कि अकेले मेरे ही बच्चे नहीं, समाज के बहुत सारे बच्चे इन सब समस्याओं से जूझते हैं। माँ हो जाना जैसी कविता जो है, ये कविता है कि कहानी? ये कविता है। ये कविता है। ये ये इसकी जो भावनात्मक गहराई है डॉक्टर साहब, आप जो जानना चाहते हैं कि मातृत्व की परिभाषा आपके बारे में। ये माँ हो जाना ये मेरा कविता संग्रह है। और ये कविता संग्रह मैंने मेरी माँ 2021 में विदा हुई सबसे, और कोरोना की लहर में थे वो। तो रामनवमी का दिन था और कोरोना के उसमें प्रभाव में आके अंतिम क्षण आया। तो उनका जाना, किसी के लिए भी माँ का जाना, संसार में कोई भी जाता है, हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन माँ के साथ और भी भावनात्मक होता है। तो उनको उनका सब कुछ काम कर, मतलब बहुत कुछ तो हो ही नहीं पाया क्योंकि कोरोना का समय था, लेकिन जो भी किया उसके बाद फिर हम लोग 13 दिन सब लोग क्वारंटीन भी रहे, क्योंकि कोरोना था और उनके साथ हम लोग का इंटरेक्शन, हालांकि किसी को छींक भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, उनका प्रताप था। और उनसे उनका विलग होना मुझसे सहा नहीं जा रहा था, तो उन पर एक लंबी कविता लिखी। अच्छा। तो वो उस कविता के बाद काफ़ी लंबी कविता हो गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि मातृत्व का भाव और भी ढूंढना चाहिए। तो मैंने पंचकन्याओं को लेके ये पुस्तक, इसमें मेरी माँ तो है ही, अन्य पंचकन्याएं भी हैं जिनके की मातृत्व पर मैंने लिखा है। तो मुझे लगता है कि माँ होने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपने किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म ही दिया। माँ होने के लिए मातृत्व का भाव ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पालतू पशुओं के साथ भी मातृत्व का भाव रखते हैं। और बिल्कुल, तो ये कोई संबंधों की गहराई के साथ साथ ये विचारों की गहराई भी है और आपके व्यक्तित्व का एक बहुत सुंदर पक्ष है। बिल्कुल। और केवल मातृत्व का भाव महिलाओं में नहीं होता, पुरुषों में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा जिसका परिवेश अच्छा होता है उसमें वो कोमल भाव आ ही जाता है। ये काश की है और ऐसा मन करता है। ये जो आपकी कविताएं हैं ये बहुत ही जिज्ञासा पैदा करती हैं, तो इसके बारे में भी आप भी बताना चाहेंगे? हाँ, ये काश ही है मेरा पहला कविता संग्रह था। और ये काश का, इसमें काश का अर्थ था उसमें कुछ प्रकृति से संबंधित कविताएं, प्रदूषण को लेके, प्रकृति की हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अपने पेड़ काट रहे हैं, हम प्रकृति के निकट न जाके एसी कमरों में बैठे हैं और हम सोचते हैं कि हमने केवल बालकनी में पौधे लगा लिए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम प्रकृति के बहुत निकट आ गए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कदवार पेड़ों की बोनसाई बना के उनको गमलों में सजा रहे हैं, ड्राइंग रूम में सजा रहे हैं। तो प्रकृति के निकट जाते हैं, लेकिन एक पेड़ की जो उसकी फलने फूलने की जो क्षमता है उसको रोकते हैं।
तो ये काशी है, ये कविता संग्रह उस पर था। और ऐसा मन करता है तो मेरा बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह हुआ जिसे गोपाल दास नीरज सम्मान मिलने का सौभाग्य मिला। अरे वाह। और ये उनके जीवन काल में मिलने वाला अंतिम सम्मान था जो मुझे मिला। अलीगढ़ में जाके मुझे उनके हाथों से सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। और इसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने, ऐसा मन करता है, इसकी पंक्तियों से हम लोग शायद काफ़ी लंबा हमारी बातचीत हो गई है। नहीं आप सुनाइए। हाँ, सब कुछ पहले सा हो जाए ऐसा मन करता है, सब कुछ पहले सा हो जाए ऐसा मन करता है, सूरज पश्चिम से उगाए ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। मस्ती वाले बचपन के दिन, मस्ती वाले बचपन के दिन, रूठने और मनाने के दिन, बचपन के साथी सचमुच मिल जाए ऐसा मन करता है, ऐसा मन करता है। और ये लंबी कविता है और इसकी अंतिम पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। तो हम लोग ने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी को खोया होता है। कभी नहीं जो मिलने वाले, कभी नहीं जो मिलने वाले चले गए हैं दूर किनारे, कभी नहीं जो मिलने वाले चले गए हैं दूर किनारे। कैसे हैं वे कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं वे कहाँ मिलेंगे, कोई उनका पता बताए ऐसा मन करता है। बहुत ऐसा तो इस कविता संग्रह की ये मेरी एक ये प्रस्तुति आपने देखी। एक मेरी और कविता है जिसे सब बहुत पसंद भी करते हैं, हम बनाते हैं घर। अच्छा सुनाइए, छोटी सी कविता। हम बनाते हैं घर और रहते हैं उसमें अपने बचपन को जीते हुए। जब हम पति पत्नी मिलकर घर बनाते हैं तो अपने बचपन को लेके करते हैं। हम बनाते हैं घर और रहते हैं उसमें अपने यौवन को जीते हुए। हम बनाते हैं घर और रहते हैं उसमें अपने अनुभव को जीते हुए। पीढ़ियाँ बदलती हैं, हम बनाते हैं घर और ठेल दिए जाते हैं अंदर अंधेरे कमरों में। हम बनाते हैं घर और ठेल दिए जाते हैं अंदर के अंधेरे कमरों में, जहाँ से हमारी खांसी और आह और उच्छ्वास बाहर सजे सजाए ड्राइंग रूम तक ना आए। हम बनाते हैं घर और भेज दिए जाते हैं वृद्धाश्रमों में। हम बनाते हैं घर और भेज दिए जाते हैं वृद्धाश्रमों में, जहाँ पेंशन के अभाव में हमें कोई नहीं पूछता हम जी रहे हैं या मर गए हैं। हम बनाते हैं घर और सौंप देते हैं उसे अपनी संतति को। हम बनाते हैं घर और सौंप देते हैं उसे अपनी संतति को, चाहे उनका व्यवहार कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि हम बनाते हैं घर उन्हीं के लिए, क्योंकि हम बनाते हैं घर उन्हीं के लिए। ये भावनात्मक कविता है और मेरे मन को भी छूती है। आप जैसे कह रही थी ना कि आपको पात्र सृजित करते समय आपको कैसा लगता है, मैं अपने पात्रों के साथ में इसीलिए मैंने कहा कि मैं 20-25 दिन तक अपनी रचना को किनारे रख देती हूँ, क्योंकि मैं इतना जुड़ जाती हूँ कि वो फिर पात्र मुझे अपने अंदर अनुभव होने लगेगा। अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बैठने का मौका मिला, आपको जानने का मौका मिला और ये हमारा सौभाग्य है। हमारे दर्शक भी आपसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा, जाना होगा और आपको सुना होगा। हम तो आपकी पुस्तकें जरूर पढ़ेंगे जी, लेकिन ये बताइए कि आपकी पुस्तकें अगर हमारे दर्शक पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें कैसे मिलेगी? हाँ, मेरे पास से मिल जाएगी। अच्छा। और दूसरा ये कि मेरी पुस्तकें अमेजॉन वगैरह पे भी उपलब्ध हैं। अच्छा। वैसे जो भी दर्शक मुझे पुष्प नहीं, पुष्पगुच्छ नहीं, पुस्तक देना पसंद आता है, तो जो भी दर्शक आपके माध्यम से मुझसे संपर्क करेंगे, मेरी पुस्तकें जरूर मिलेंगी पढ़ने को। और ये 2 पुस्तकें लिखी अभी। अच्छा। मैं आपके माध्यम से, ये मेरा ऐसा मन करता है अच्छा, जिसका हाँ। अभी कविता संग्रह, और ये एक अभी मेरा नया गहरी संग्रह है, हाँ। गहरी।